मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा और आगजनी मामले में अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। बता दें कि 21 मार्च को बीरभूम जिले के रामपुर हाट में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद यहां भयंकर हिंसा और आगजनी हुई थी। उत्पातियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 2 बच्चों और 6 महिलाओं की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया और पश्चिम बंगाल पुलिस से 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही फॉरेंसिक जांच के लिए CFSL की टीम को घटनास्थल से आवश्यक नमूने इकट्ठा करने का आदेश दिया था। बता दें कि इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब बंगाल पुलिस के SIT मामले को CBI को सौंपेगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने पहले खुद CBI जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था कि जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT गठन कर जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में SIT या फिर CBI से जांच कराई जाए। ये याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हिंसा के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। बीते गुरुवार को बोगतुई गांव का दौरा करने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटे पहले राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश राहुल सिंह मारा गया है। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश राहुल सिंह अलीगंज ज्वेलर्स लूट कांड का आरोपी था। इस बदमाश को लखनऊ पुलिस ने हसनगंज इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। राहुल सिंह अलीगंज ज्वेलर्स लूट कांड का आरोपी था। लूट के दौरान एक कर्मचारी की हत्या की थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 1 लाख रुपए के इनामी राहुल सिंह को शुक्रवार तड़के 4 बजे लखनऊ पुलिस ने हसरतगंज इलाके में घेरा था। इसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग शुरू हुई। अलीगंज थाना क्षेत्र में बंधा रोड पर हुई मुठभेड़ में राहुल सिंह घायल हो गया। ट्रॉमा सेंटर गंभीर हालत में भर्ती कराया पुलिस ने, लेकिन उपचार के दौरान मौत हो गई। इंस्पेक्टर अलीगंज धर्मेंद्र सिंह यादव के मुताबिक 8 दिसंबर 2021 को कपूरथला अलीगंज सेक्टर B में तिरुपति ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े लूट हुई थी, जिसका मुख्य आरोपी राहुल सिंह ही था। भागते वक्त राहुल सिंह गार्ड श्रवण के पेट पर गोली मार दी थी, जिससे श्रवण की मौत हो गई थी। तभी से राहुल सिंह फरार चल रहा था। हसरतगंज बंधा रोड के पास पहुंचने पर संदिग्ध व्यक्ति नजर आया था, जिसका हुलिया राहुल सिंह से मिलता था। इस पर सिपाहियों ने संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से राहुल सिंह की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू हो गई है। राहुल सिंह दूसरा बदमाश है जो दूसरी बार योगी सरकार 2.0 में ढेर हुआ है। इससे पहले वाराणसी में 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह उर्फ सोनू सिंह को पुलिस ने ढेर किया था। सोनू सिंह पर कई दर्जन मुकदमे दर्ज थे। 21 मार्च को वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र में रिंग रोड के पास यूपी ATF ने 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश मनीष सिंह उर्फ सोनू सिंह को एक एनकाउंटर में ढेर किया था। सोनू सिंह लोगों के लिए पिछले 10 साल से परेशानी का सबब बना हुआ था। कई हत्या और लूट के मामलों में सोनू सिंह वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। उत्तर प्रदेश की सत्ता में शानदार वापसी के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। CM योगी का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होना है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो योगी आदित्यनाथ के साथ 45 मंत्री भी शपथ लेंगे। इसमें 22 पुराने मंत्री रिपीट करने की खबर है, तो 23 नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ 2 डिप्टी सीएम काम करेंगे। पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का है, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम के नाम के रूप में स्वतंत्र देव सिंह, AK शर्मा और बेबी रानी मौर्य के नाम पर भी विचार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में 22 पुराने मंत्रियों को रखे जाने की बात कही जा रही है, जिसमें सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, जितिन प्रसाद, सिद्धार्थ नाथ सिंह, आशुतोष टंडन, नंद गोपाल नंदी, नीलकंठ तिवारी, जयवीर सिंह को दोबारा कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। नए चेहरों की बात करें तो राजेश्वर सिंह, असीम अरुण, अदिति सिंह, शलभ मणि त्रिपाठी, दयाशंकर सिंह, नितिन अग्रवाल, अपर्णा यादव, पंकज सिंह, बेबी रानी मौर्य, राजेश त्रिपाठी जैसे नामों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा अपना दल से 2 और निषाद पार्टी से 1 चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। यूक्रेन के शहर खार्किव में रात को रूस की सेना ने भीषण बमबारी की। इस दौरान शहर में रह रहकर धमाके गूंजते रहे और लोग दहलते रहे। यूक्रेन के और भी कई शहरों पर रूस की भीषण बमबारी जारी है। रूस और उसके सहयोगियों पर लगभग रोजाना नए प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता दिख रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज पोलैंड दौरे पर है। बाइडेन यूक्रेन की सीमा के नजदीक होंगे। हाल ही में बाइडेन ने कहा था कि अगर रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो भी जवाब देगा। ऐसे में बाइडेन का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ संपादकों सहित 22 रूसियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि बेलारूस की सरकार का यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमले में रूस और उसके सैन्य बलों को रणनीतिक सहायता प्रदान करना जरूरी है। जापान 25 और रूसी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करेगा। इसके साथ ही 81 रूसी संगठनों के निर्यात पर भी रोक लगाएगा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि जापान रूस को सबसे पसंदीदा राष्ट्र व्यापार का दर्जा देने के लिए कदम उठाएगा और इसे डिजिटल संपत्ति का उपयोग करके वित्तीय प्रतिबंधों से बचने से रोकेगा। इधर भारतीय कंपनियों का रूस के कच्चे तेल और गैस क्षेत्रों में निवेश मूल प्रभावित हो सकता है। इसका कारण आयात पर पाबंदी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से भविष्य में नकदी सृजन क्षमता पर असर पड़ने की आशंका है। इधर रूस ने खार्किव पर अपने हमलों को और भी तेज कर दिया है। हालात ये हैं कि रात भर खार्किव पर रूसी सेना ने भीषण गोलाबारी की। खार्किव के पूर्वी इलाके में जमकर रूस ने बमबारी की है, जिसमें रात के दौरान शहर के धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं और आग लगने की रोशनी होती रही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज पोलैंड दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस दौरान बाइडेन यूक्रेन की सीमा के नजदीक रेजेजो में होंगे। यूक्रेन की सीमा से लगभग 80 किलोमीटर दूर रेजेजो में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा की ओर से बाइडेन का स्वागत किया जाएगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी अब काबू में आ रही है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है, लेकिन पिछले 3 दिनों में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा था। बृहस्पतिवार को जहां 1938 नए कोरोना केस दर्ज किए गए, तो आज मामलों में थोड़ी कमी आई है। आज 1685 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,16,372 हो गई है। कल के आंकड़ों के मुकाबले मौतों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हो गई। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,16,755 पर पहुंच गया है। वहीं बता दें कि देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.75% है। वहीं देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 0.24% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.33% हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,499 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट वर्तमान में 98.75% है, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,78,087 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह जारी किए गए
आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस भी 25,000 से नीचे पहुंच गए हैं। अब एक्टिव केस 21,530 रह गए हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात काफी सुधर गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 29,82,451 खुराकें लोगों को लगाई गई और अब तक वैक्सीन की कुल 182,55,75,126 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 6,91,425 टेस्ट किए गए। अब तक देश में लगभग 78,57,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वीरवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 558 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 74 मरीजों की मौत हुई। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 139 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 3 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 109 मामले सामने आए और 2 मौतें हुई। वहीं तमिलनाडु में 41 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और किसी भी मरीज की मौत इस दौरान नहीं हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 111 नए केस सामने आए हैं और एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हुई है। इसके अलावा पिछले एक दिन में दिल्ली में 145 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक जिन लोगों की संक्रमण से मौत हुई है उनमें से 70% से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थी। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।